गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर स्टार्ट किया था। कंस्ट्रक्टर थे जो उसका मेन पर्पज क्या था, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने का। और जो कंस्ट्रक्टर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी क्या क्या है कि भाई जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वो सेम नाम होगा जो आपकी क्लास का नाम है ना। और कंस्ट्रक्टर का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाते हैं जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर को भी आप ओवरलोड कर सकते हो। और जो कंस्ट्रक्टर है वो स्टैटिक नहीं हो सकते। ओवरलोड मैंने जो वर्ड यूज किया है, वैसे ये आपने पहले कर रखा है। ओवरलोड का मतलब क्या है, जब दो फंक्शन जिनका नाम सेम है और सेम क्लास के अंदर है, वो सेम नाम है, सेम क्लास के अंदर है फंक्शन, लेकिन उनका रिटर्न टाइप या फिर नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपके वेरी हो सकते हैं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर सेम नहीं होगी, सिर्फ फंक्शन का नाम सेम होगा। जैसे एक फंक्शन है सम, इसके अंदर मान लिया कि भाई इंट ए एक वेरिएबल है, आर्गुमेंट हमने पास कर रखा है। दूसरा मान लिया सम, इसके अंदर हमने दो पास कर दिए। इस टाइप से नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है लेकिन फंक्शन नेम सेम है। रिटर्न टाइप अलग हो या ना हो वो कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं होती ओवरलोडिंग के अंदर। रिटर्न टाइप आपका सेम भी हो सकता है दोनों में, और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होंगे या उनका टाइप डिफरेंट होगा। मान लिया यहाँ पर दूसरा फ्लोट भी है, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट तो दोनों में सेम है लेकिन टाइप डिफरेंट है। या फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दो। मान लिया इसके अंदर भी एक फ्लोट है, फ्लोट ए, और दूसरा इंट बी। इसमें देखो दोनों में एक एक फ्लोट है लेकिन पोजीशन अलग है। इसमें सेकंड आर्गुमेंट आपका फ्लोट है, इसमें आपका फर्स्ट आर्गुमेंट फ्लोट है। ये ओवरलोडिंग की कंडीशन है। ठीक है, अब जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि भाई कंस्ट्रक्टर एक होते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दूसरे होते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट आप पास नहीं करते। डिफॉल्ट के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसके अंदर आप कोई आर्गुमेंट पास करते हो। जैसे यहाँ पर केस क्या है, हमारे पास जो ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्यों है ये देखो, फंक्शन का जो नाम है वही क्लास का नाम है, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। और ये हमने इसके अंदर पैरामीटर पास कर दिए। अब पैरामीटर पास करे हैं तो इसलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम इसको कह देते हैं। अगर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे हम तो उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। सपोज करो मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करता हूँ, बॉक्स B1 इजिकल टू न्यू बॉक्स, और इस टाइप से। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और कंपाइल करता हूँ, ये मैंने गलत पाथ में प्रोग्राम में कंपाइल किया है इसलिए मुझे ये एरर मैसेज आया है। देखो
यहाँ पे इसने मुझे एरर मैसेज दिया है, कंस्ट्रक्टर बॉक्स इन द क्लास बॉक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप, फाउंड नो आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है, 3 आर्ग्यूमेंट, किस टाइप के, इंटीजर के, देख रहे हो ना ये सारी चीज। और फाउंड नो आर्ग्यूमेंट, रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी, 3 आर्ग्यूमेंट की, इंटीजर टाइप की, लेकिन फाउंड हमें मिला क्या, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं। और रीजन क्या है इसका, एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ। रिक्वायरमेंट हमारी 3 की थी, हमने पास एक भी नहीं किया। ये एरर मैसेज समझ में आया? फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार पढ़ लो इसको अच्छे से। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जो जावा है ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप क्रिएट कर देता है जब जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। अब इस केस में उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हम डिफॉल्ट कौन सा होता है जिसमें पैरामीटर हम कोई पास नहीं करते, और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू आर्गुमेंट जो आपके वेरिएबल्स है, इंस्टांस वेरिएबल है, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू वो इनिशियलाइज करा देगा। लेकिन इस केस में नहीं किया उसने। क्यों नहीं किया, उसका रीजन ये है, या तो आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन ना कर रखा हो, जैसे यहाँ पर आपने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसी केस में प्रोवाइड करता है, ध्यान से सुनो, जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसी केस में प्रोवाइड करता है जब आपने एक्सप्लिसिटली कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर रखा हो। जैसे जो अपने पुराने एग्जांपल थे, आप दोबारा लेक्चर देखना उनको, मैंने उसमें दिखाया कि भाई, मैंने बताया भी था कि भाई इसमें जावा ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन इस केस में नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें हमने एक्सप्लिसिटली एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है। जावा ने कह दिया भाई जब अपना बना रहे हो तो ये भी डिफॉल्ट भी बना लो, मेरी की मेहनत करवा रहे हो। ये तो समझाने की सेंस में बोल रहा हूँ मैं। अब देखो, अगर मुझे ये एरर हटाना है, जो उसने यहाँ पर पैरामीटर का एरर मैसेज दिखाया कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है, 3 इंटीजर होने चाहिए, लेकिन फाउंड क्या हुआ, कोई नो आर्ग्यूमेंट, है ना, ये मिसमैच हो गया। यहाँ 3 की रिक्वायरमेंट है और हमने पास एक भी नहीं किया, तो इसलिए ये एरर मैसेज आया। सपोज करो, चलो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ एक बार। ये एक लाइन में मैंने इसलिए लिख लिया ताकि आपको मैक्सिमम स्क्रीन दिखती रहे। सेमी कॉलम लगा दिया बीच में, इसका मतलब यही है कि भाई वो लाइन सेपरेट होगी आपकी। अब देखो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया ये। इसका मतलब क्या हुआ, उसने रन टाइम पे क्या चेक किया, देखो जब हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट बी, ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर हमने 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रखे हैं, 3 वैल्यू, तो वो इन दोनों में चेक करेगा कि भाई किसके साथ वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो इसके साथ मैच हुआ तो वो इस केस में इसको कॉल कर लेगा। और सेकंड वाला जो केस था, डिफॉल्ट वाला, डिफॉल्ट में वो इसको कॉल करेगा क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट मैच करेगा। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट उसने पास नहीं किया और इसमें तो उसको 3 की जरूरत थी,
लेकिन इस केस में उसको कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, इसलिए वो B1 के लिए इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कॉल कैसे हो रहा है ये समझ में आया? मैंने आपको एक चीज बताई थी, फंक्शन ओवरलोडिंग, अभी जस्ट 2 मिनट पहले। क्या कंडीशन बताई थी मैंने? फंक्शन का नाम सेम हो, रिटर्न टाइप से अपने फर्क पड़ता नहीं, और आर्ग्यूमेंट लिस्ट आपकी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट वेरी करे या फिर उनका टाइप वेरी करे, है ना? क्या वो सारी कंडीशन मेरी यहाँ पर फुलफिल हो रही है? यस नो? क्या मैं इसको फंक्शन ओवरलोडिंग बोल सकता हूँ? तो जो मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का एक प्रॉपर्टी बताई थी कि भी हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, तो ओवरलोड कैसे कर सकते हैं वो समझ में आया? कल को क्वेश्चन पूछे कोई एग्जाम में, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड को एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल, तो कर दोगे, बिल्कुल इजी है। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं इसको कट कर देता हूँ, और कट किया तो मैंने, अब यहाँ पर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टर मैंने एक्सप्लिसिटली नहीं डिफाइन कर रखा, ना ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ना ही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ तो मुझे क्या रन होगा या एरर मैसेज मिलेगा? बताओ, ये ठीक रन होगा या नहीं होगा? शाबाश किरण। चलो मैं इसको सेव कर दिया और मैं इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। कंपाइल किया, मुझे एरर मैसेज मिला। क्या एरर मैसेज है? कंस्ट्रक्टर बॉक्स इन द क्लास बॉक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। बी ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है, पिछली बार B1 में आया था, देखो यहाँ पर आया था, इस बार B में आया है। आपको रिक्वायरमेंट क्या है? नो आर्ग्यूमेंट। रिक्वायरमेंट है नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन मिला क्या हमें? 3 इंटीजर। इसका उल्टा देखो, जो पिछला जो केस था, पिछले केस में क्या था? रिक्वायरमेंट थी अपनी 3 इंटीजर की। इस केस में रिक्वायरमेंट क्या है? नो आर्ग्यूमेंट। और पिछले केस में फाउंड क्या हुआ था? नो आर्ग्यूमेंट। B1 के लिए हमने कोई पास नहीं कर रखा था ना, और इस केस में हमें फाउंड क्या हुआ है? 3 इंटीजर। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस दिखा सबको?
देखो उसका रीजन क्या था, मैंने आपको बताया था कि भाई जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है उस केस में जब आपने एक्सप्लिसिटली कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, जब आपने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया उस केस में जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। ठीक है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होते, है ना। मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन है, जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करते हम। अब जावा है वो क्या क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा इस टाइप से, बॉक्स और लेंथ इक्वल टू 0, विड्थ इक्वल टू 0, डेप्थ इक्वल टू 0। जावा ये चीज क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब जब बॉक्स बी को आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बॉक्स टाइप का बी, ये जो आपने ऑब्जेक्ट किया क्रिएट बी, इसमें आपने 3 इंटीजर पास कर दिए। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी आर्गुमेंट तो है ही नहीं, है ना, यहाँ कोई आर्गुमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर एरर मैसेज देगा। देखो यही तो एरर मैसेज है, आप एरर मैसेज को पढ़ो। एरर मैसेज क्या कहता है, रिक्वायरमेंट क्या है आपको, रिक्वायरमेंट है नो आर्गुमेंट, मतलब जो डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है उसके अंदर कोई आर्गुमेंट है नहीं, नो आर्गुमेंट होने चाहिए, लेकिन मिला क्या हमें, 3 इंटीजर, है ना, तो इसलिए ये एरर मैसेज आया। तो कहने का मेरा मतलब क्या था वो समझो। अब अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो, चाहे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो अपना या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो, अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे तो इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं आएगा, अगर पैरामीटराइज करोगे तो इसमें नहीं आएगा, फिर इसमें आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपने क्रिएट किया है, अगर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और कोई और ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो विदाउट एनी आर्गुमेंट, उस केस में आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी खुद लिखना पड़ेगा। दोबारा कहता हूँ, रिपीट करता हूँ एक बार, अगर आपने कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है खुद खुद ही करना पड़ेगा, पैरामीटराइज्ड जावा करती नहीं। ठीक है, अगर आपने कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो विदाउट एनी पैरामीटर, तो उस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा प्रोवाइड करके नहीं देगी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए। अगर आपने क्रिएट किया हुआ है आपको खुद लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ तब क्रिएट करती है जब आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया, सिंपल सी बात है। समझ में आया सबको ये? जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ उस केस में प्रोवाइड करेगी जब आपने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया। अगर आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया तो, और रिक्वायरमेंट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की भी, तो वो डिफॉल्ट आपको खुद करना पड़ेगा, उस केस में जावा नहीं क्रिएट करेगी। जैसे मैं अगर इस प्रोग्राम को ऐसे रन करता हूँ, मान लेते हैं कि भाई इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ v1, यहाँ पर लिखता हूँ v1 और इसको मैं लिखता हूँ v, सॉरी वॉल्यूम ठीक है ये, और मैं इसको अब कंपाइल करता हूँ, तो मुझे रिजल्ट बताओ, रिजल्ट क्या मिलेगा फटाफट।
किरण शाबाश। मानसी ठीक है, बस नेक्स्ट लाइन में आएगी आउटपुट। स्वीटी ठीक है। देखो मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल हो गया अपना, और मैं इसको रन करता हूँ। देखो मुझे आउटपुट मिली, वॉल्यूम फॉर ऑब्जेक्ट बी इजल टू 0, वॉल्यूम फॉर ऑब्जेक्ट B1 इजल टू 0। दोनों के केस में मुझे 0 आउटपुट मिली है। क्यों 0 मिली है? क्योंकि जावा ने इस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बॉक्स इस टाइप से लेंथ इजल टू 0, विड्थ इजल टू 0, डेप्थ इजल टू 0, इस टाइप से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद क्रिएट कर दिया। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और आपकी वैल्यू आप 0 0 सेट होगी। अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू है जो उसको चेंज करना है, तो उसके लिए आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो यहाँ पर, जैसे बॉक्स, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लेंथ इक्वल टू मान लिया 10, विड्थ इक्वल टू मान लिया 20, डेप्थ इक्वल टू मान लिया 30। और मैं जब इसको कंपाइल करता हूँ, देखो कंपाइल हो गया ढंग से, और अब मैं इसको रन करूँगा, मुझे आउटपुट मिल गई 6000 दोनों के केस में। क्यों मिली मुझे अब 6000? क्योंकि जब आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, तो जावा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है अब वो क्रिएट नहीं हो रहा है, आपने उसको ओवरलोड कर दिया डिफॉल्ट को। अब आपका जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सबको क्लियर है ये चीज? एक छोटा सा टॉपिक आता है गार्बेज कलेक्शन। देखो गार्बेज का मतलब क्या है? कूड़ा। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना। जो चीज अपने यूज की नहीं है वो अपने लिए कूड़ा है, ठीक बात है। और जो यूज की है वो कूड़ा नहीं है। अब जावा में जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो वो न्यू की हेल्प से करते हो, है ना? न्यू ऑपरेटर यूज करते हो आप। अगर आपको ध्यान हो, C++ में जब हम न्यू का यूज करते हैं मेमोरी एलोकेट करने के लिए डायनामिकली, उसको फ्री करने के लिए हम डिलीट का यूज करते हैं। लिंक लिस्ट वगैरह में आपने ध्यान दिया हो, है ना? लेकिन जावा के अंदर क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो न्यू की हेल्प से, ऑब्जेक्ट एलोकेट मतलब क्रिएट करने का मतलब क्या है, उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर दी, ठीक यस है। सर। अब मेमोरी एलोकेट कर दिया एक ऑब्जेक्ट को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिए,
सभी ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करे हुए हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट यूज में नहीं है, मतलब हम उसके स्कोप से बाहर आ गए। अब हमने जो ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करी हुई है वो फालतू है, वेस्ट है, वो हमने फ्री करवानी है। C++ में तो आपने चलो मान लिया कि भाई डिलीट का यूज कर लिया, तो जावा में क्या करेंगे? जावा में आपने कुछ नहीं करना। जावा में वो काम आपका करता है जावा का गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर अपने आप जो भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिली हुई थी, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के स्कोप से बाहर आए वो मेमोरी अपने आप फ्री कर देगा। ठीक है, जैसे जो ये अपना प्रोग्राम था पिछला, अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने बी और B1, इसका स्कोप क्या है? इस ब्लॉक के अंदर है, क्योंकि हमने इस ब्लॉक के अंदर इनको डिफाइन किया है। जैसे इस ब्लॉक के बाहर आएंगे, जितनी भी मेमोरी बी को एलोकेट थी और जितनी B1 को थी वो ऑटोमेटिकली फ्री कर देगा। जैसे लेंथ, विड्थ और डेप्थ की जो कॉपी एलोकेट करी गई थी बी के लिए और B1 के लिए, तो वो फ्री कर देगा उनको। यही गार्बेज कलेक्शन है। समझ में आया सबको? उसके बाद एक मेथड आता है फाइनलाइज मेथड। मैंने आपको बताया कि भाई गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट का जो स्कोप है उससे बाहर आए तो जितनी मेमोरी उसका एलोकेट करी हुई थी वो ऑटोमेटिकली सब फ्री कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई आपने मेमोरी फ्री जब करवाई है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करा है, उससे पहले कुछ काम करना है। और वो जो फाइनली टच देना है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने से पहले, जैसे ऑब्जेक्ट ने हो सकता कि भाई कुछ नॉन जावा रिसोर्सेज है, जैसे फाइल्स वगैरह है वो, या और विंडो करेक्टर वगैरह है, कुछ और विंडो की आपकी सिस्टम की और फाइल यूज कर रखी है, वो सब फ्री करवानी है। तो उसके लिए हम फाइनलाइज का यूज करेंगे। इसमें इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको लिखेंगे हम प्रोटेक्टेड। ये प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होता है इसका, ताकि हम रिस्ट्रिक्टेड यूज प्रोवाइड कर सकें इसको। और वॉइड फाइनलाइज, इसके अंदर आपने जो काम करना है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के स्कोप से बाहर जाएंगे उसी टाइम पर ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा अपने आप। आपने स्पेसिफाई करना है ये बस। अगर आप नहीं स्पेसिफाई करते तो जावा डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, उसमें वो कोई काम नहीं करता। ठीक है, लेकिन आपने कुछ काम करवाना है तो उसके लिए आपने ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ करवाना है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा आपका। आप मैनुअली भी कॉल कर सकते हो इसको। उसके लिए सिस्टम डॉट गार्बेज कलेक्शन, इस टाइप से आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो ये आपका कॉल हो जाएगा।
अदरवाइज वो अपने आप कॉल कर देगा इसको। ये होता है फाइनलाइज मेथड। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछना। चलो बच्चों अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना।